ने अपनी विदेश नीति में एक बहुत साइलेंट बदलाव किया है जिसके बारे में अपेरेंटली मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, और ये एक स्पेसिफिक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर भारत की विदेश नीति हमेशा से एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर निर्भर थी। भारत हमेशा ये कहता था कि अगर म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री जुंता का रूल है तो हम उसी से एंगेज करेंगे, और वहाँ पर यदि कभी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई रूल आता है, सिविलियन गवर्नमेंट आती है, तो हम उससे भी इंटरैक्ट करेंगे। लंबे अरसे तक अगर आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि भारत ने फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री जुंता के साथ ही एंगेजमेंट रखा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मिलिट्री जुंता जो है उसको बिल्डअप करके और वहाँ पर लाने वाले और कोई नहीं बल्कि चाइनीज़ थे। चाइनीज़ हमेशा से प्रेफर करते थे कि म्यांमार में एक मिलिट्री रेजिम रहे। अमेरिका की नीति हमेशा थी कि म्यांमार में मिलिट्री रेजिम के बजाय एक डेमोक्रेटिक रेजिम आए। डेमोक्रेसी और मिलिट्री के कंपटीशन में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की ही हमेशा से अभी तक जीत हुई है। चाइना इसलिए भी जीतता आया है क्योंकि एक तो चाइना और म्यांमार का लैंड बॉर्डर है, चाइना ने दूसरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री लेवल पर बहुत ज़्यादा डीप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो म्यांमार के अंदर कर रखे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग डायमेंशंस का कंट्रोल चाइना ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप म्यांमार की पॉलिटिकल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो लगभग पिछले 4 से 5 सालों में अमेरिका ने बहुत बढ़त बनाने की कोशिश की है। अमेरिका की नीति पहले म्यांमार में ये होती थी कि वो डायरेक्टली जो है सीधे के सीधे एक ऑल्टरनेट डेमोक्रेसी के रेजिम को सपोर्ट करता था। फिर उसको ये चीज़ ग्रेजुअली समझ आई कि अगर हम एक डायरेक्ट ऑल्टरनेट डेमोक्रेटिक रेजिम को सपोर्ट करेंगे तो वो मिलिट्री के सामने कमज़ोर ही पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी म्यांमार को लेके नीति बदल दी। उसने एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के बजाय एथनिक ग्रुप्स को सपोर्ट करना 5 साल पहले चालू करा। म्यांमार एक बहुत ही डाइवर्स एथनिक सोसाइटी है। अलग अलग ज़िला में, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। उसने ग्रास रूट लेवल पर इन एथनिक ग्रुप्स को पहली बात तो समर्थन देना चालू करा। इसकी वजह से अमेरिका की नीति में बदलाव ये आया कि अमेरिका ने एक एक प्रोविंस के अंदर पहले अपनी पकड़ बनाई और उन्हीं प्रोविंसेस में जिन एथनिक ग्रुप्स को उसने सपोर्ट किया वहाँ पर मिलिट्री का रूल कमज़ोर किया। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि अमेरिका ने जितने भी प्रोविंसेस में मिलिट्री ग्रुप्स को कमज़ोर करने के लिए एथनिक ग्रुप्स का सपोर्ट किया, वो एथनिक ग्रुप्स से किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ पर प्रमोट नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप्स प्रमोट हो गए। यानी कि म्यांमार जो है और एक अनस्टेबल स्टेट दिन पर दिन बनता गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे जैसे म्यांमार के कई प्रोविंसेस में मिलिट्री का रूल कमज़ोर हो रहा था, तो उसके रूल के कमज़ोरी के दौरान चाइना ने मिलिट्री को और मजबूत करने की कोशिश करी। अब जब यहाँ पर ये प्रकार का कंपटीशन चल रहा था तो भारत ने वो स्पेस कैप्चर करी जिस स्पेस को अमेरिका ने डंप कर दिया। वो स्पेस थी बेसिकली डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव की, और डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव में जो सिविलियन गवर्नमेंट थी म्यांमार की वो बेतावली हो रही थी कि अमेरिका का समर्थन बंद हो गया, अमेरिका एथनिक ग्रुप्स की ओर चली गई और चाइना अपना मिलिट्री रूलर्स के साथ ही अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को बना के रख रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में धीरे धीरे जब भारत ने एक सिविलियन गवर्नमेंट का समर्थन करते हुए उसको सपोर्ट करना चालू करा तो अमेरिका और चाइना के कंपटीशन में पहली बात तो हमने अपनी सेंध लगाकर एक स्पेस क्रिएट करी। दूसरी बात, आज अगर आप देखो तो अमेरिका चाइना कंपटीशन में बैलेंस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। टिल्ट इस प्रकार का हो गया है कि अब म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है इस मोमेंट पर रिलेटिवली कमज़ोर है। रिलेटिवली कमज़ोर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं म्यांमार के अंदर के, खास करके वो सारे इलाके जिन इलाकों की सीमा भारत से जुड़ी हुई है, वो सारे इलाकों में पहली बात तो अब आज की डेट में म्यांमार की मिलिट्री का रूल कमज़ोर हो गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब मिलिट्री का रूल कमज़ोर हो रहा है, एथनिक ग्रुप्स का जो कहीं ना कहीं पकड़ है वो बढ़ रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने जो एक डेमोक्रेटिक लेवल पर सिविलियन गवर्नमेंट जो कि एक सांस को ढूंढ रही थी कि हम सांस लेने के लिए कौन सी जगह पर बाहर जाएं, उसको एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर मिल गया भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के और अमेरिका के इंटरेस्ट्स कुछ ज़्यादा ही अलाइन होते हुए जा रहे हैं।
अलाइनमेंट का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर चाहे अमेरिका इंसर्जेंट ग्रुप्स को प्रमोट कर रहा हो, उसका ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री को कमज़ोर करके चाइना की पकड़ को हटाना। भारत इस मोमेंट पर अमेरिका चाइना के कंपटीशन में पड़ने के बजाय एक लेजिटिमेट सिविलियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में चाइना क्या इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उसका पकड़ हट जाएगा, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार की मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री के सपोर्टेड जितने इंस्टीट्यूशंस पे पकड़ बनाई थी, वो इतनी जल्दी से हटने वाली नहीं है। म्यांमार के अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की कुछ किताबें पढ़ते हो तो उनमें आप ये बात समझोगे, और आज कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं म्यांमार के पॉलिटिकल एवोल्यूशन को लेकर, खास करके पिछले 50 साल के पॉलिटिकल एवोल्यूशन में। तो वहाँ पर आप ये चीज़ डेफिनेटली देखोगे कि पॉलिटिकल लेवल पर सिविलियन गवर्नमेंट का म्यांमार में बढ़ना हमेशा से एक टफ गेम रहा है। अमेरिका की नीति भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमीडिएट सक्सेस लाने वाली है, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो भारत ने ये साइलेंट खेल खेल दिया, उस साइलेंट खेल का अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भारत इस मोमेंट पर म्यांमार चाहता है कि स्टेबलाइज हो जाए। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि म्यांमार में अगर एथनिक ग्रुप्स को बढ़ावा मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर के जितने भी एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो इन एथनिक ग्रुप्स म्यांमार वालों के साथ जुड़कर किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वो चीज़ होती है तो वो भारत की सोवरेनिटी और भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अफेक्ट करता है, तो भारत का उद्देश्य नंबर 1 है कि वो चीज़ ना हो। इस कॉन्टेक्स्ट में सिविलियन ऑल्टरनेटिव को मजबूत करो। दूसरा, भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत होती है तो म्यांमार में कलादान प्रोजेक्ट जो भारत का है, उस कलादान प्रोजेक्ट के तहत भारत इस मोमेंट पर म्यांमार के तहत नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्फ्लेशन और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पब्लिक गुड्स की डिलीवरी है उसको कहीं ना कहीं सेफगार्ड कर सकती है। और तीसरा, म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हमेशा से एक गेटवे रहा है, एक ऐसा गेटवे रहा है कि म्यांमार से ही द्वार खुलते हैं साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों को जाने के लिए। तो भारत इस मोमेंट पर म्यांमार को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के नज़रिए से भी देख रहा है। इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जिसके तहत भारत जो है अगर लॉन्ग रन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुताबिक वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कर ले, तो एक चीज़ डेफिनेटली तय है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद भारत एक लॉन्ग गेम वहाँ पर म्यांमार में खेल पाएगा। पर अभी जो कंपटीशन अमेरिका चाइना का चल रहा है, उसमें ये चीज़ डेफिनेट है कि ना चाइना की हार है ना अमेरिका की जीत है। एक मिडल ग्राउंड में दोनों ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उस मिडल ग्राउंड में भारत ने अपनी न्यूट्रलिटी जो हमेशा से थी उसको शेड करके एक डेफिनेट पॉजिटिव चेंज जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में दिखाया है, अब वो दिखाने के बाद एक सिविलियन ऑल्टरनेटिव का समर्थन करना डेफिनेटली एक नया गेम है। लेकिन अंत में सवाल एक ही उठता है, भारत इस मोमेंट पर उतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो चाइना को रिप्लेस कर दे वहाँ पर म्यांमार में, क्योंकि चाइना ने जिस लेवल के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं भारत वो नहीं कर सकता। अमेरिका जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, भारत कतई ही उस लेवल का गेम नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन एक अंत में डेफिनेटली ये उठता है कि एक सिविलियन ऑल्टरनेटिव का समर्थन करना ठीक, उससे आप म्यांमार की फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई ज़रूर कर सकते हो, लेकिन म्यांमार की फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना एक चीज़ है और फॉरेन पॉलिसी में डोमिनेंस प्राप्त करना एक चीज़ है। चाइना ने डोमिनेंस की थी, अमेरिका डोमिनेंस करता है, भारत अभी डोमिनेंस के गेम में डेफिनेटली नहीं है, लेकिन चेंज डेफिनेटली विजिबल है।